स्वाति रायना। फाइनेंशियल प्लानिंग को आप सीरियसली कब लेना शुरू करते हैं? जब आप पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बच्चों की और उनका भविष्य बनाने की। पर आपको ये प्लानिंग शुरू कब करनी चाहिए? तो इस प्लानिंग शुरू करने के 2 स्टेज हो सकते हैं। एक है बच्चा होने से पहले और दूसरा है नन्हा मेहमान आने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही स्टेप्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात, फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है और आपको इसके लिए क्यों और कैसे तैयार रहना चाहिए। घर में नन्हा मेहमान आने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट करना है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको अपने स्पाउस का नाम तो ऐड कराना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी अपने प्लान में ऐड कराना जरूरी है। मैटरनिटी बेनिफिट में जैसे न्यूनेटल केयर है वो भी एडेड होना चाहिए। अब मैटरनिटी बेनिफिट से माँ के इलाज के खर्च तो कवर होंगे ही, न्यूनेटल केयर बेनिफिट से अगर बच्चे को निक्यू की ज़रूरत पड़ती है तो निक्यू के खर्च को भी न्यूनेटल कवर से कवर किया जा सकता है खर्च से। अब यहाँ पर एक खर्च मेंशन करना बेहद ज़रूरी है जो शायद हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस पर, वो है वैक्सीन का खर्च। बच्चे के जन्म से लेकर जब तक 12 साल का बच्चा हो जाता है, अलग अलग स्टेजेस पर वैक्सीन लगते हैं जिनका अच्छा खासा खर्च आता है। तो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी से पता करना है कि आपके प्लान में बच्चे के वैक्सीन कवर हैं और किस उम्र तक ये कवर्ड हैं। दूसरा, आपको तैयार रहना है इमीडिएट खर्चों के लिए। अब बेबी आने के बाद कई खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। ज़रूरी सामान बच्चे का लेना है, डायपर बहुत बड़ा खर्चा, बच्चे के कपड़े, बेबी एक्सेसरीज और कई चीज़ें। आप में से जो न्यू मॉम डैड होंगे उनको बच्चों के इन खर्चों का अच्छे से अंदाज़ा होगा। अगर आप हिसाब लगाने बैठेंगे तो सिर्फ बच्चे के ही सामान पर आपके महीने में कम से कम 5,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। अब बेबी के आने के बाद इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको बेबी के आने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आप टोटली प्रिपेयर्ड रहें। आप क्या कर सकते हैं, बेबी प्लान करने के 1 से 3 साल पहले आप एक अच्छे शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर बैंक एफडी खोल सकते हैं। आरडी करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य है जिनको आपको पूरा करना है और इस लक्ष्य को आप नाम दे दीजिए बेबी प्लानिंग। इसको आप साइड में रख दीजिए क्योंकि आप इसके लिए बेबी आने पर टोटली प्रिपेयर्ड रहेंगे फाइनेंशियली। फिर दूसरा स्टेज आ जाता है बेबी के आने पर। यहीं से आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी शुरुआत हो जाती है। बेबी के आने के बाद शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या क्या शामिल है? बच्चे का प्ले स्कूल, प्री स्कूल, नर्सरी एडमिशन के खर्चों के लिए आपको तैयार रहना है, उसके लिए तैयारी करनी है, सेव करना है। ये लक्ष्य 5 साल के होते हैं बच्चे के पैदा होने से। इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है डेट में निवेश करना। हाँ, यहाँ पर आपके लक्ष्य में एक बड़ा घर या फिर बड़ी गाड़ी या फिर नई गाड़ी भी शामिल हो सकती है। बस एक बात ध्यान में रखने लायक ये है कि घर हो गया या फिर गाड़ी होगी, ये आपके लिए मैंडेटरी लक्ष्य नहीं है, पर बच्चे का स्कूल ज़रूरी लक्ष्यों में शामिल है। तो आप अपने गोल को इसी तरीके से प्रायोरिटी में सेट करें क्योंकि ज़रूरत आने पर घर जैसा या गाड़ी जैसा लक्ष्य हो गया वो मीडियम टर्म लक्ष्य में भी स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन बच्चों के लक्ष्य नहीं किए जा सकते स्ट्रेच। अपने लक्ष्य में महंगाई को जरूर जोड़ें क्योंकि पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चा जब तक नर्सरी में एडमिशन लेगा खर्चे आसमान छू रहे होंगे। फिर बारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म लक्ष्यों की, जिसमें बच्चे की ट्यूशन फीस है, स्किल डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन के लक्ष्य को शामिल कर सकते हैं। आप बच्चों को यहीं पर भारत में पढ़ाई करानी है या फिर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं तो दोनों के खर्चे को आपको अलग अलग से वर्कआउट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म लक्ष्य को आपको इक्विटी से साधना है। लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप या बैलेंस फंड में आप निवेश कर सकते हैं और लक्ष्य के जैसे जैसे आप करीब आएंगे आपको डेट फंड में शिफ्ट हो जाना है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है। पारंपरिक निवेश के तरीकों में पीपीएफ एक अच्छा लॉन्ग टर्म निवेश का विकल्प है जिसमें 15 साल का लॉक इन होता है और एटीसी का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आपकी एक बिटिया है तो 10 साल होने तक आप सुकन्या समृद्धि में उसका अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट खोलने से 21 साल तक आप इसमें लॉक इन पीरियड होता है। 18 साल पर प्री मैच्योर विड्रॉल का भी आपके लिए इसमें ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ी बात हम एजुकेशन लोन के बारे में करें उससे पहले इस स्टेज पर इंश्योरेंस प्लानिंग को भी आप समझ लेते हैं। हम अगर
आपने शादी के बाद कोई टर्म प्लान लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो इस स्टेज पर आप ले सकते हैं। कितना टर्म प्लान सही है? सालाना आय का लगभग 10 से 15 गुना टर्म प्लान आप खरीद लें और हेल्थ प्लान को आपको बढ़ाना है। इसमें बच्चे का नाम भी आप ऐड करा दें। फिर हायर एजुकेशन को फंड करने के लिए अब हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं, जो एक अच्छा विकल्प है। खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई के। इसमें क्या क्या शामिल है? कोर्स की बेसिक फीस, कॉलेज के दूसरे खर्च भी इसमें कवर्ड होते हैं। जो लोन का बोरोवर, मेन बोरोवर छात्र होता है, लोन को छात्र ही चुकाता है, और जो रीपेमेंट है आप कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद या फिर नौकरी मिलने के 6 महीने के बाद से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि लोन के ब्याज पर आप सेक्शन 80E के तहत छूट भी पा सकते हैं, और ये फायदा क्लेम शुरू करने के 8 साल तक आपको मिलता है। कई जो बैंक्स होते हैं लोन की ज़रूरत के हिसाब से 100% तक भी फाइनेंस करते हैं। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, और अलग अलग बैंकों में जो ब्याज दर है एजुकेशन लोन की 8 से 10% के बीच है, वो आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फिर ऐसा स्टेज आता है जब बच्चे की नौकरी लग जाती है, बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से करने लगते हैं। तो यहाँ एज पेरेंट्स आपको क्या करना है? रिलैक्स हो जाइए और उम्र के हर पड़ाव पर बच्चे को अहमियत समझाइए पैसे की। ये कंप्लीट साइकिल है जो हमारे माता पिता से शुरू होकर हम तक पहुंचा, फिर हमारे बच्चे और आगे उनके बच्चों तक जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें और फाइनेंशियल लिटरेसी का जो ये पूरा सफ़र है आगे और बढ़ाते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखें।